श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में जो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हो महात्मा बुद्ध की, आज की वीडियो का टॉपिक भी वही है, प्लेनेट बुद्ध का डीएनए, प्लेनेट बुद्ध की मिस्ट्रीज। दर्शकों, बुद्ध को नॉर्मली हम एसोसिएट अपनी बुद्धि से करते हैं और बुद्धि की हाईएस्ट पराकाष्ठा यानी कि मोस्ट एनलाइटेंड बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। मगर महात्मा बुद्ध को हम गुरु की श्रेणी में भी रखते हैं, मगर जब बुद्धि से कोई इंसान बड़ा गुरु बनता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बुद्धि से जो जर्नी शुरू होती है और वो बुद्ध की तरफ पहुंच जाती है। और यही बुद्धि जब डाउन होती है तो ये किसी भी इंसान को बुद्धू तक बना देती है। सो दर्शकों, बुद्ध का संबंध बुद्धू से शुरू कर बुद्धि तक और बुद्धि से शुरू कर गुरु बनने तक की जो यात्रा है, आज की वीडियो में उसी प्लेनेट बुद्ध के डोमेन को समझने का प्रयास करेंगे, उसके डीएनए को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में मरकरी है क्या। ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों, जब हम सुपरफिशियली मरकरी को देखने का प्रयास करते हैं तो इसकी एसोसिएशन स्पेशली दो भावों से ही होती है। अब वो दो भाव कौन कौन से हैं? तीसरा भाव और छठा भाव। राशि की बात कर ले तो मरकरी का संबंध जेमिनाई से और वर्गो से होता है। जेमिनाई में हम मानते हैं कि अभी बुद्धि विकास के रास्ते पर है, उतनी मैच्योर नहीं हुई, इमेच्योर मतलब बुद्धि है। और वर्गों में हम मानते हैं कि बुद्धि अब मैच्योर हो गई, क्योंकि वर्गो राशि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मरकरी यानी बुद्ध एक्सॉल्टेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि अपने मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर चला जाता है। बाहर से देखने में दर्शकों आपको भी लगेगा कि बुद्धि का संबंध इन दो भावों के साथ ही है, मगर जैसा पिछली वीडियोस में अब आप मेरे उस थॉट प्रोसेस को भी समझ गए होंगे कि मैं आपको कौन सी बातें समझाना चाहता हूं। मैं दर्शकों आपको समझाना चाहता हूं कि सिर्फ किसी भी प्लेनेट को उसके चेहरे मोहरे से मत देखो, उसके अंदर जाके जानने का प्रयास करो कि अंदर क्या पड़ा है। जब हम अंदर उतरते हैं, नक्षत्रों के बीच में जाते हैं, तो यहाँ पर कहानी पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और वो पिक्चर कौन सी बनती है? अब मरकरी के 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहला नक्षत्र है दर्शकों अश्लेषा, दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, तीसरा नक्षत्र है रेवती। दर्शकों, तीनों हमारे चार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्रों के साथ बहुत सी मिस्ट्री एसोसिएटेड है। एक तो पहली बात है, पहले जैसे हम नाम से ही जानने का प्रयास करते हैं, अश्लेषा। अश्लेषा का संबंध किसके साथ होता है? ये कहीं ना कहीं जो चीजें हम अपने अंदर इकट्ठी करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, वो विचारों के फॉर्म में इकट्ठी हो सकती है। अगर हम अपने शरीर बॉडी की बात करेंगे तो खाने के साथ जो चीजें एसोसिएट होती हैं, अब खाने के साथ बॉडी में न्यूट्रिशन भी बनता है, हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है, मगर जब वो ही हमारा खान पान ठीक ना हो तो वो न्यूट्रिशन हमारे लिए टॉक्सिन्स भी बन जाते हैं। और अश्लेषा का संबंध उसी तरह के टॉक्सिन्स, उसी तरह के पॉइजन्स के साथ, विष के साथ है। अब यहीं पर दर्शकों आप डीएनए को समझने का शुरुआत साथ साथ ही करें कि मरकरी के डीएनए में क्या है। अब पहले अश्लेषा के डीएनए को देखो तो अश्लेषा से जो पहला नक्षत्र है वो किसका है? वो शनि महाराज का पुष्य है। अब पुष्य तो पोषण के साथ रिलेट करता है। जैसे मैंने कहा, पोषण का संबंध हमारे खाने पीने से भी है, यानी कि फिजिकल न्यूट्रिशन से भी है। और क्योंकि मरकरी का संबंध हमारी बुद्धि से है, हमारे थॉट प्रोसेस से, इस सोचने वाले मैकेनिज्म, इस सीपीयू से भी है। सो जिस तरह का पोषण हम करते हैं, खाना पीना अच्छा हो जाएगा तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। अगर खाना पीना ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आएंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं तो दर्शकों ये विष ही है, ये पॉइजन ही है। इसी तरह
अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हम अच्छा अच्छा सोच सकते हैं, हमें सुख मिल सकता है। क्योंकि ये सुख वर्ड मैंने क्यों एसोसिएट किया, क्योंकि दर्शकों पुष्य और अश्लेषा ये दोनों आपके चौथे भाव से रिलेट करते हैं, यानी कि सुख के भाव से रिलेट करते हैं। अब आपका पोषण जैसा होगा दर्शकों, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि वैसी ही बनेगी। सो मरकरी को समझने के लिए आपको शनि के डीएनए को भी समझना पड़ेगा कि शनि के थ्रू आपको कौन सा पोषण मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, बुध के साथ, मरकरी के साथ जो एक खास चीज एसोसिएट हो जाती है वो है गंडांत। अब गंडांत से आप सब लोग एकदम से डर जाते हो कि गंडांत का नक्षत्र है, ओहो क्या हो गया। देखो दर्शकों, गंडांत एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि गंडांत का मतलब क्या है कि एक तरीके से आपका जीवन का फेज कंप्लीट होता है। आप देखिए 0 से लेकर 120 डिग्री तक की यात्रा यहाँ पर पूरी हो जाती है। 120 का मतलब क्या है कि आपके जीवन का एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, 1/3 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, आप शून्य बन गए। अब ये जो शून्य वर्ड है ये गंडांत के साथ एसोसिएट भी होता है और डिग्रीज के माध्यम से ऋषियों ने हमें इसे समझाया भी है। तो कहीं ना कहीं जो पोषण हमारे शरीर में जाता है वो पॉजिटिव जाए, उसमें पॉइजन ना जाए, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर जाए, चाहे वो हमारे बुद्धि मन के अंदर जाए। अगर पॉइजन जाएगा तो दर्शकों वो पॉइजन भी आपका वहां पर रुक जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा। और गंडांत में यही तो होता है, गंडांत एक ब्लॉक है कि जो कुछ भी आपने एक फेज, जीवन के एक फेज में आपने एक्वायर कर लिया, इकट्ठा हो गया, वो आपका वहां पर रुक गया, वो आपके मेमोरी का पार्ट बन गया, क्योंकि मेमोरी एसोसिएट करती है मरकरी के साथ। अब जो मरकरी लेकर दर्शकों आप अपना गंडांत बनाते हो वो आपके शून्य बन जाता है। शून्य का मतलब क्या है, अब मरकरी के साथ दर्शकों, क्योंकि ये बुद्धि का सब्जेक्ट है और बुद्धि को अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हो तो आप अपने बुद्धि के उन तीनों अवस्थाओं को समझो। कॉन्शियस यानी कि चेतन अवस्था, दूसरी है सबकॉन्शियस अवस्था और तीसरी है अनकॉन्शियस अवस्था। हमारी चेतना की ये 3 अवस्थाएं होती हैं और जिस तरह का गंडांत, जो एक्विजिशन हम इकट्ठी ले लेते हैं, हमारी चेतना उसी तरीके से गंडांत से जब हम आगे जाएंगे, जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज तो हमारे साथ जाएगी। क्योंकि जो चीज एक्वायर होके हमने शरीर के अंदर डाल ली, शरीर हेल्दी हो गया, तो अगले गंडांत के बाद जब हम आगे यात्रा करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ करेंगे। और अगर हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन्स छोटे बच्चे के अंदर ही पैदा होने शुरू हो गए तो उसकी बॉडी हेल्थी नहीं रहेगी, तो वो आगे की जर्नी उसे लेने में डिफिकल्टी होगी। इसी तरीके से जो विचार, जो मेमोरीज आपके अंदर इकट्ठी हो जाती है, अगर आपने पॉजिटिव मेमोरीज इकट्ठी कर ली तो आगे की यात्रा आपकी इजी हो जाएगी। और अगर आपकी नेगेटिव मेमोरीज, वो पॉइजन आपने अपने दिमाग के अंदर भर लिया, तो वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा। और बहुत सी चीजें दर्शकों पिछले जन्मों से भी तो हम इकट्ठी करके ला रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इसी गंडांत का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि हमारा सुख यहीं से निर्मित होता है। सो सुख और गंडांत और मरकरी, ये तीनों एक दूसरे के साथ पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। सो अश्लेषा कैसा होना चाहिए, अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो पिछले जन्मों से हमें कंपल्सरी तरीके से मिला, मगर जो विचार बच्चा बचपन से लेकर अपने पहले फेज कंप्लीशन तक, पहले गंडांत तक इकट्ठा करता है, वो तो उसके इस जन्म का सब्जेक्ट है। और जो खाने पीने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स, जो विष अपने बॉडी के अंदर हम भर लेते हैं, चाहे वो शौकिया बात होती है। अब ये दर्शकों जो शौकिया बात है, अब मरकरी का संबंध आप और थोड़ा सा अंदर जाइए। मरकरी लर्निंग प्लेनेट है, मरकरी शिष्य है।
अब कोई भी चीज़ जीवन में हम लर्निंग के पार्ट पर लेते हैं। छोटे बच्चे को आप देखिए, बहुत क्यूरोसिटी होती है, और मरकरी तो वैसे भी खूबसूरत सा, सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा है। बच्चा जीवन को देखना चाहता है, जीवन को समझना चाहता है, तो जीवन की चीज़ें उसे ल्योर करती हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि माया का खेल ये अकेला, जब तक बुद्धि छोटी है, मैच्योर नहीं हुई, तब तक वो माया के खेल के प्रति उसका आकर्षण बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है। तभी तो दर्शकों वर्ड अश्लेषा एसोसिएट होता है, और अश्लेषा को हम अगर हम उसके डीप में जाकर बात करने की, मतलब सोचने की कोशिश करते हैं, अश्लेषा का संबंध हमेशा सर्प से होता है, क्योंकि पॉइजन का एसोसिएशन सर्प यानी के नाग के साथ है। यहां पर राहु कहीं ना कहीं अपने आप अंदर एंट्री ले लेता है, और ये नाग या सर्प की एंट्री दूसरी तरीके से कैसे होती है, ये भी अब मैं आपको समझा देता हूं। दर्शकों, हमारा ये जो ब्रेन है, ब्रेन में जो सोचने वाला, जो थॉट प्रोसेस को आगे लेकर जाने वाला जो मीडियम है, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स को जब आप देखोगे, उसकी जो शेप है वो स्नेक जैसी है। सो स्नेक तो अश्लेषा के साथ एसोसिएट होगा ही होगा, और वैसे भी अगर जर्नी की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्द्रा से आगे जर्नी जा रही है। बीच में पोषण आ गया, और पोषण के बाद अश्लेषा आया। मगर दर्शकों, गंडांत ऋषियों ने कहा कि यहां पर आप रुकिए, आप पॉज लीजिए, ठहर जाइए, और गंडांत में जब आपको आगे जाना है, गंडांत की शुरुआत कहां से होती है, आगे केतु के साथ होती है। यानी कि केतु का मतलब क्या, कि जो चीजें आप बुद्धि से, चाहे पिछले जन्मों से या इस जन्म के एक पार्ट से हम इकट्ठी करते हैं, उसे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उसके साथ डिटैचमेंट दिखानी है। अब डिटैचमेंट दिखाएंगे तभी आप राजा बन पाओगे, क्योंकि अश्लेषा के बाद माघा नक्षत्र आएगा। अब दर्शकों, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में बुध का दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। अब ज्येष्ठा नक्षत्र, जैसे कि वर्ड इटसेल्फ बताता है, ज्येष्ठ, बड़ा, एल्डर, सीनियर, बड़ा भाई। अब ये जो वर्ड है, ये दर्शकों बुद्धि ही किसी को बना सकती है, क्योंकि बुद्धि से ही हम किसी के बड़े बन सकते हैं। सिर्फ पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बुद्धि से बड़ा होता है। दाऊ बलराम बड़े हो सकते हैं, मगर अगर बुद्धि की बात करेंगे तो बड़े तो भगवान कृष्ण ही रहेंगे, ज्यादा इज्जत उन्हीं को मिलेगी। सो बुद्धि आपको ज्येष्ठ भी बना सकती है, मगर यहाँ पर अब आप देखिए बहुत खूबसूरत डीएनए है, और वो खूबसूरत डीएनए किसका है, शनि का अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र दर्शकों क्या है, जब आपके अंदर उतना समर्पण, उतना सरेंडर आ जाए कि आप परमात्मा के प्रति होली सोली फुली समर्पित हो जाओ, आपके अंदर वो साधना आ जाए जहां पर आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहा, आप पूरे 100% सरेंडर कर गए। ये है अनुराधा। क्योंकि अनुराधा क्या है, राधा का वो स्मॉलेस्ट एटम, छोटा सा अणु। और राधा कौन है, राधा दर्शकों जिसको कृष्ण के साथ एसोसिएट किया जाता है। हमेशा राधा का नाम भगवान कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा के अंदर वो डिवोशन थी जिसकी वजह से वो राधा बनी। सो दर्शकों, ज्येष्ठा में यही बात है, अगर भगवान के प्रति वो समर्पण आ गया, वो डिवोशन आ गई, तो आप ज्येष्ठ बन गए। अब ये जो नक्षत्र हैं, ये किस भाव के साथ एसोसिएट करते हैं, ये आपके अष्टम के साथ, राशि स्कॉर्पियो। और ये भाव किसका है, ये दर्शकों साधना का ही तो है। मगर यहीं पर आपकी एंसेस्ट्री भी आ जाती है। ये भाव आपकी पत्नी का, आपके पार्टनर का, गेन का भाव भी है। सो कुछ चीजें आपको प्रारब्ध में भी मिल सकती हैं। अब राधा के प्रारब्ध में कृष्ण थे, मगर आप देखिए
बस वो छोटे बाल कृष्ण, और उसके बाद जीवन में कोई मेल जोल नहीं। अब राधा को, उसी डिवोशन को, भगवान कृष्ण के उस रूप को सारी जिंदगी अपना साधना का माध्यम बनाना है। भगवान कृष्ण मिलेंगे नहीं, उससे अपनी डिवोशन से, अपनी साधना से भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। और दर्शकों, जो इंसान भी परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है, हम कहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। और इसी वजह से अष्टम के साथ दर्शकों तंत्र मंत्र भी एसोसिएट हो जाता है। अब यहीं पर बात आती है कि आप किस दिशा में, किस इच्छा पूर्ति की तरफ, और किस मेन, मतलब यहां पर बात है किस मोटिव के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि जो मोटिव आपका होगा, जिस चीज का आप ध्यान कर रहे हो, जो आपका ध्येय होगा, वही चीज आपको मिल सकती है। अगर आप दुनियादारी की चीजों की तरफ चलोगे तो आपको दुनियादारी की चीजें मिल सकती हैं। अब आप वहां पर ज्येष्ठ हो सकते हो, आप परमात्मा के रास्ते पर चल सकते हो, तो राधा का लेवल तो कृष्ण से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि भक्त भगवान से बड़ा माना जाता है। मगर सच्चाई तो है कि भगवान तो भगवान रहेंगे, मगर भक्त जब भगवान के पास पहुंच जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है, तो वो तो भगवान का दर्जा उसको मिल गया। सो दर्शकों, ये जो ज्येष्ठ है, अब ज्येष्ठ भी दर्शकों गंडांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर गंडांत आपको फिर मिलेगा, और यहां पर आपके जीवन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो आप जानना चाहते थे, जो आप लेना चाहते थे, जो आप एक्वायर करना चाहते थे, वो सारी चीजें आप यहां तक कर सकते हो। क्योंकि फिर गंडांत में फिर केतु आएगा, और केतु आएगा वो आपको फिर शून्य बनाएगा, फिर आपको वो जीरो देगा। वही डिटैचमेंट, जो कुछ हम जीवन में इकट्ठा करते हैं, वो चाहे सांसारिक चीजें हैं, मटेरियलिज्म है, या इवन धार्मिक ज्ञान भी है, उसको भी हमें छोड़ना है। क्योंकि छोड़ेंगे तभी वो केतु के मूल नक्षत्र में हम एंट्री कर पाएंगे। अब दर्शकों, इसी जर्नी को आगे बढ़ाकर हम लाइफ के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। आप ये भी समझ सकते हो कि गंडांत, पहला गंडांत क्या है, वो ब्रह्मा जी का है। दूसरा गंडांत किसका है, भगवान विष्णु का है। अब तीसरा गंडांत किसका होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, भगवान शिव का ही तो होगा। तो अब भगवान शिव के डोमेन में जब हम एंट्री लेते हैं, भगवान शिव के डोमेन की एंट्री दर्शकों आसान नहीं है। तो ये मूल नक्षत्र से ही हम एंटर कर सकते हैं। यहां पर वो केतु, वो स्ट्रॉन्ग केतु, जो आपको, आपकी ऊर्जा को आपके मूलाधार से परिचित करवा दे, तभी आपकी ऊर्जा एलिवेट करेगी, तभी आप ऊपर की तरफ गति करोगे, तभी आप भगवान शिव बनने की यात्रा पर चल पड़ोगे। अब यहां पर बुध का कौन सा नक्षत्र आता है दर्शकों, यहां पर बुध का नक्षत्र दर्शकों आता है जो किसी के भी जीवन चक्र का आखिरी नक्षत्र होगा, और वो होगा रेवती। रेवती को हम सबसे पवित्र नक्षत्रों में डालते हैं, क्योंकि रेवती का संबंध दोबारा से पोषण के साथ है, क्योंकि इसके देवता फिर कुशान ही है। सबसे पवित्र नक्षत्रों में रेवती को हम मानते हैं। हम ये कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का, पंडितों का नक्षत्र है, ज्ञानियों का नक्षत्र है, उन एनलाइटेड सोल्स का नक्षत्र है। क्योंकि यहाँ पर रेवती में आप बिना कर्म किए रेवती को आप अच्छे तरीके से जीकर लाइफ में जा सकते हो, क्योंकि ये इसका संबंध आपके 12th हाउस के साथ है। और इसके डीएनए में अब आप देखिए कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, भाद्रपद। भाद्रपद के बाद अगर कोई चीज आगे बढ़ेगी, जो उसका गेन बनेगी, आप समझ सकते हो यहां पर एलिवेशन किस लेवल की होती है। और ये किसी के भी जीवन का ये आखिरी ही नक्षत्र हो सकता है। भगवान बुद्ध भी अगर अपने जीवन को छोड़ेंगे तो वो रेवती के थ्रू ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद तो वो बन गए, गुरु तो वो बन गए, बड़े से बड़े गुरु बन गए, एनलाइटनमेंट तो उनकी आ गई। अब जब मोक्ष प्राप्ति की बात है तो अब वो कॉग्निशन, उनकी आत्मा को जब परमात्मा में मिलना है, दर्शकों रेवती आपका
वो ब्रह्मरंध्र है जिसके थ्रू हम कहते हैं हम सहस्रार चक्र के थ्रू अब हम परमात्मा में मिल गए। रेवती दर्शकों बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, और ये इसी वजह से दर्शकों, अब आप देखिए, एक तरफ बुद्धि की शुरुआत होती है बहुत छोटी सी बुद्धि से, स्मॉल, बहुत छोटा सा बुद्धि का पार्ट, और वही बुद्धि कन्या में जाकर, वर्गों में जाकर एक्सॉल्टेशन में चली जाती है। मगर अब आप देखिए, यही मजेदार बात है कि वो ही बुद्धि, वो ही मरकरी 12th हाउस में डेबिलिटेट कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि छोटी हो गई दर्शकों, ये सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल की बात है। अब मैं यहाँ पर बीइंग डॉक्टर आपको एक मेडिकल फैक्ट बताता हूँ। मेडिकल फैक्ट क्या है? जब जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं, मार्शल आर्ट्स में एक खास तरह की बात आती है। जब वो शुरुआत करवाते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हाथों को स्ट्रांग बनाने के लिए वो लोहे के कड़ाहों में बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं और उनको कहते हैं उन पत्थरों को हाथों से आप तोड़िए। धीरे धीरे हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उन पत्थरों को तोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, उन कड़ाहों के नीचे आग जला दी जाती है। अब उनको कहा जाता है कि अब आप इन पत्थरों को मार मार के, इस तरह मार मार के, जो कराटे मतलब मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि जूडो कराटे का ये सब्जेक्ट है, तो हाथों को इतना स्ट्रांग कर दिया जाता है कि वो पत्थर को रेत बना दें। यानी कि उनके हैंड्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो पत्थर को रेत बना सकते हैं। और इसी वजह से दर्शकों, छठे भाव में हस्त भी आता है, हस्त नक्षत्र भी आता है। अब ये जो चीजें हैं, हाथ का संबंध, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स हम मरकरी के साथ एसोसिएट कर देते हैं नॉर्मली। अब ये रेफरेंस पूरा नहीं होगा जब आप उस बात को समझ नहीं पाओगे। दर्शकों, पहले हाथ इतने स्ट्रांग, इतने कड़े हो जाते हैं कि वो पत्थर को भी रेत बना दे, और उसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो ही हाथ रेवती की तरह इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। मगर जब एक बार उस स्ट्रेंथ के बाद हाथ मुलायम होते हैं, तब उसको हाईएस्ट स्ट्रेंथ माना जाता है। और ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ आज तक जो दुनिया में रिकॉर्डेड है वो ब्रूस ली की है। ब्रूस ली के हैंड्स अब उतने स्ट्रांग नहीं आपको देखने को मिलेंगे, मगर उसकी पावर आप सोच नहीं सकते हो कि वो दीवारों को तोड़ सकती है एक कराटे से। तो डेबिलिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति कम हो गई। अब जब शक्ति बढ़ती है तो वो भी रेवती ही बनता है, क्योंकि पाइसेस का संबंध तो दर्शकों किससे है? जुपिटर से है, बड़े देवता से है, ज्ञानवान देवता से है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर सबसे बड़े गुरु शुक्र वहां एग्जॉल्ट करते हैं। दोनों गुरु साथ में रेवती नक्षत्र। ये दर्शकों, यहाँ पर मैं कैटेगोरिकली एक बात बोल सकता हूँ कि भगवान बुद्ध जैसी आत्माएं जब दुनिया छोड़ेंगी तो उनके छोड़ने का स्थान रेवती ही बन सकता है, और कुछ बन ही नहीं सकता। अब रेवती दर्शकों, फिर यहाँ पर आपको गंडांत मिलेगा, ये तीसरा गंडांत, ये आपके लाइफ का आखिरी फेज। और उसके बाद अगर कोई जीवन है, भगवान बुद्ध जैसी आत्माओं का तो जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जीवन मरण के खेल से बाहर हो गए। हमारे जैसे इंसान, उनका अगला जीवन फिर केतु में ही होगा। अब केतु दर्शकों, यहाँ पर आप देखिए, गंडांत के पार जाने का माध्यम सिर्फ केतु है। और रेवती आपके 12th हाउस का सब्जेक्ट है। 12th हाउस में को लॉर्ड कौन है दर्शकों? वहां पर दोबारा से आपको केतु ही मिलेगा। अब आप क्लियर कट समझिए इस बात को, बुद्ध की जर्नी आसान नहीं है, मगर हम बुद्ध को एसोसिएट करते हैं स्मॉल फिंगर से। और जैसे ही किसी की स्मॉल फिंगर उठाई जाती है, मजाक की बात होती है, दूसरा कोई भी समझ सकता है। छोटा बच्चा क्लास में जैसे ही छोटी फिंगर खड़ी करता है तो हम इसको क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं, अच्छा आपको सुसु आया है बेटा, आप जाओ बाथरूम जाओ। और छोटी फिंगर हमने मरकरी के साथ एसोसिएट की। मगर दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको इसका डीपर वर्जन, अंदर की बात बताता हूँ। अब आप देखिए,
ये जब दोनों फिंगर्स हम मिला लेते हैं और ये दोनों फिंगर्स खड़ी हो जाती हैं, ये कौन सी मुद्रा बनती है? ये मुद्रा बनती है आपकी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में हम अपने बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, जिसमें आपका स्टूल्स भी आएंगे और आपका यूरिन भी आएगा। जिसको भी स्टूल्स और यूरिन की समस्या है, दर्शकों, आप ये अपान मुद्रा ले सकते हो और अपान मुद्रा करने से आपको इसमें बेनिफिट होगा। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपकी ये दोनों फिंगर्स आपकी ऊपर की तरफ खड़ी, और ये दोनों फिंगर्स कौन सी? ये फिंगर है दर्शकों जुपिटर की, और ये फिंगर है किसकी? मरकरी की, बुध की। यानी कि शिष्य से लेकर गुरु तक, शिष्य और गुरु जब ये दोनों एक्सॉल्टेशन की तरफ चले जाएंगे, आप देखिए ये सबसे बड़ी घटना बन गई। शिष्य सबसे ज्यादा सीखने के फॉर्म में और गुरु सबसे ज्यादा देने के फॉर्म में। अब इसी तरीके से यही मुद्राएं होती हैं। जब हम ये मुद्रा बना लेते हैं, हम कहते हैं ये प्राण मुद्रा बन गई, यानी कि प्राणों का संबंध भी हमारे मरकरी से है। क्यों? अब इसके पीछे आप पूछोगे क्यों? दर्शकों, प्राणों का संबंध, क्योंकि मरकरी का संबंध हरे से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, और प्रकृति का संबंध हरे से हमें क्या मिलता है? हमें वायु मिलती है, और ये वायु ही हमारे शरीर में प्राणों का संचार करती है। अगर आपको बढ़िया हेल्थ लेनी है तो आपको मरकरी के पास जाना पड़ेगा, और जिसकी हेल्थ सबसे बढ़िया होती है वो सबसे खूबसूरत होता है। तभी मरकरी को हम सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा प्लेनेट कहते हैं। और मरकरी बाहर से देखने में थिन, लीन, कमजोर सी, मतलब यानी कि आकृति, मगर जब ये लेने पे आएगा तो ये दुनिया की हाईएस्ट चीजें अचीव कर सकता है। और दर्शकों, यहाँ पर मैं आज आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ। वो मजेदार बात क्या है? क्योंकि बुध के डीएनए में शनि है, और बुध के थ्रू हम दुनिया की मैक्सिमम मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, दुर्गा सप्तशती याद करिए। एक थे राजा सुरथ और दूसरे थे वैश्य, बनिए। और मोक्ष किसको मिला था? उस वैश्य को ही मोक्ष मिला था। अब मोक्ष मिलने के पीछे, यानी कि मैक्सिमम अचीवमेंट के पीछे बात क्या थी? बनिया होना। अब बनिया होने में आप देखिए, अंदर उसके डीएनए में शनि, यानी कि वो कर्मयोगी, और साथ में बुद्धि बहुत तेज। इसी वजह से आप देख सकते हो वैश्य बिरादरी के हमारे जितने भी भाई हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मेटीरियली स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे। और ये दर्शकों थोड़ी छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको अंदर से मरकरी के डीएनए के बारे में समझाना चाहता था। दर्शकों, बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आप सबसे करता हूँ, वो निवेदन इस वीडियो में भी मैं आपसे करूँगा कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को सिर्फ लाइक करने से बात नहीं बनेगी, इसको मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम इस ज्ञान को दुनिया में फैलाइए। और मगर बेल आइकन दबाना आप मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तभी हमारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल पाएंगी, अदरवाइज वो नोटिफिकेशन निकल जाती है, वीडियो निकल जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, इसी तरीके से डीप एनालिसिस चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है। और साथ ही में जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनका भी एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े भी रहिए, और अगली वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।